हेड एंड नेक कैंसर जागरूकता माह महसूस करें, देखें और कार्रवाई करें। विशेषज्ञ द्वारा संदेश। ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुंबई वासियों से 2 मिनट निकालकर खुद की जांच करने की सलाह दी है। 2 मिनट एक्शन फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन अभियान #एक्ट अगेंस्ट ओरल कैंसर का उद्देश्य मुंह के कैंसर के बढ़ते मामलों को कम करना है। इस अभियान द्वारा मरीजों को समय रहते जांच करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि समय रहते निदान हुआ तो इलाज करना आसान होता है। मुंबई देश भर में हेड और नेक कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें लगभग 62% मामले मुंह के कैंसर के हैं। इसलिए लोगों में मुंह के कैंसर के बारे में जागरूकता निर्माण करना काफी जरूरी है, क्योंकि समय पर कैंसर का निदान और इलाज हुआ तो मरीज की जान बच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए SRH रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की मेडिकल एंड प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर और प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सेवांती लिमये ने खास मुंबई वासियों को मुंह के कैंसर के लिए सतर्क रहने के लिए महसूस करें, देखें और कार्रवाई करने का संदेश दिया है। तो मैं बहुत सालों से इसमें काम कर रही हूँ। मेरा पहला फैकल्टी पोजीशन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में था, पर मेरा जो सबसे बड़ा रिसर्च मैंने एज अ यंग ट्रेनी किया था वो भी हेड एंड नेक का ही था। मुझे एस्को का जो अवार्ड मिला था वो भी हेड एंड नेक, हमारे यहाँ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, उसका जो मुझे मेरे बचपन के ट्रेनिंग में अवार्ड मिला था वो भी हेड एंड नेक कैंसर के ही प्रोजेक्ट के लिए मिला था। तो करीबन 20 साल से भी ऊपर हो गए, करीबन 25 साल के करीब हो गए जब हेड नेक कैंसर के लिए काम कर रही हूँ। और मेरा पहला फैकल्टी पोजीशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में ही था, तो काफी काम किया हुआ है हेड एंड नेक में और स्पेसिफिक ध्यान से काम किया है, रिसर्च किया है। पहले सारे रिसर्च भी हेड एंड नेक के ही रहे हैं। उसके बाद मैं ब्रॉडन हो गई और बहुत सारा दूसरा काम किया, लेकिन शुरुआत हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी को ही सर्व किया है मैंने। और जहाँ तक बात हुई कि कठिन से कठिन केस, तो बहुत कठिन केसेस आते हैं हमारे यहाँ और ग्लोबली भी आते हैं, लेकिन भारतवर्ष के हेड एंड नेक के केसेस तो बहुत कठिन होते हैं। और हमारे कंट्री में बहुत ही ब्रेव सर्जन्स, धुरंधर सर्जन्स रहे हैं जो बहुत बढ़िया सर्जरी करते हैं और जिसके वजह से हमारे हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स बहुत बार कितनी तकलीफ से भी बचते हैं। पर ये इस तरह का कैंसर है जो बार बार वापस आता है और इसको हम फील्ड कैंसराइजेशन इफेक्ट कहते हैं कि जहां जहां टोबैको ने मुंह को टच करा है, मुंह के अंदर के लाइनिंग को जहां जहां टच करा है, वो सारे जगह पे धीरे धीरे करके कैंसर हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को हम सर्जन्स के द्वारा देखते हैं कि एक पोर्शन कटता है, फिर अगला पोर्शन कटता है, फिर अगला पोर्शन कटता है, और कई पेशेंट्स तो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े गांठ के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग है, हेड एंड नेक का मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस क्रिटिकल है। ये 2 मिनट का जो डायग्नोसिस आपने बताया उसको थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी करके बता सकते हैं? बिल्कुल। सो हेड एंड नेक कैंसर जो है वो आज 1/3 कैंसर हमारे कंट्री में कम से कम 30% ऑफ कैंसर्स के लिए अकेला हेड एंड नेक ही रिस्पॉन्सिबल है। इतना कॉमन है। भारतवर्ष एकदम ब्लैक लिस्टेड है कि हमारे यहाँ मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। और अगर हेड एंड नेक हम बोले तो हेड एंड नेक का कैंसर पूरे फेस और नेक तक में आ जाता है, लेकिन उसमें ओरल कैविटी, खाने वाले मुंह का जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। अब अगर हम सिर्फ मुंह को देखें तो उसका एग्जामिनेशन और उसका अवेयरनेस बहुत आसान है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो दिन भर में 7, 8, 10 बार तो खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल होता है, बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर कोई सिम्टम्स है, कहीं दर्द है, कहीं अल्सर है, निगलने की तकलीफ है, तो अपने ओरल कैविटी, अपने मुंह के सिम्टम्स, अपने गले के सिम्टम्स को अवेयर होना सबसे पहली बात है कि मुंह का कैंसर हो सकता है। अभी जस्ट मैं एक पेशेंट को देख के आ रही हूँ, वो बोल रहे हैं मैं जब भी कैंसर का शब्द पढ़ती थी तो मैं पेज पलट दी। तो बात यह है कि अवेयरनेस से जर्नी स्टार्ट होती है। व्हाट द माइंड डजंट नो
द आईज डोंट सी। सो अगर हमें इसका अवेयरनेस नहीं है, हम देख के भी नहीं देखेंगे कि मुंह में अल्सर है और ये गांठ हो सकती है और ये कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है। और 2 मिनट का टेस्ट का मतलब बस ये है कि मुंह के जितने 7 से 8 एरियाज हैं उसको बहुत आराम से क्विकली एग्जामिन किया जा सकता है। और एक डेंटिस्ट या एक हेड एंड नेक सर्जन या ईएनटी सर्जन या इवन एक जनरल जीपी बहुत आराम से एग्जामिन कर सकता है। एक आंगनबाड़ी वर्कर आराम से एग्जामिन कर सकता है अगर वो ट्रेन हो कि ये सारे एरिया में देखना है। तो उसको बारीकी से देखा जाए और अगर वहां डिस्कलरेशन दिखे, कोई व्हाइट प्लाक दिखे या रेड प्लाक दिखे, तो और या पान गुटखा खाने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, अल्कोहल लेने की आदत हो, तो ये सारे एरियाज को साल में 2 से 4 बार भी अगर एग्जामिन किया जा सके तो क्या हर्ज है। एक सिंपल सा एग्जामिनेशन है। एक्चुअली हम 2 मिनट तो बहुत प्रेसिंग बोल रहे हैं, 30 सेकेंड्स में इस एरिया का एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसका अवेयरनेस अगर किसी को रहे तो कोई सिम्टम भी अगर 2 हफ्ता लास्ट करे तो जाके दिखा दो, बिल्कुल चांस नहीं लेना। और कोई अगर किसी का एडिक्शन रहा हो टोबैको का या एक्सपोजर रहा हो टोबैको का तो एकदम लो थ्रेशोल्ड रखना है एग्जामिनेशन। बेटा भारत में 5 लोगों की मौत होती है ओरल कैंसर से, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ जरा। सो ओरल कैविटी का कैंसर मुंह का कैंसर होता है। जितने हेड एंड नेक कैंसर हैं उसमें से 60 से 90%, कई जगहों में तो 90%, मतलब सारा का सारा ही ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी का कैंसर ज्यादा करके उन लोगों में देखा जाता है जिनको की तंबाकू का सेवन करने की आदत हो या अल्कोहल की आदत हो या सिगरेट की आदत हो। क्योंकि मैंने जो बताया जितना एपिथेलियम है, उसकी जो लाइनिंग है, मुंह की जो लाइनिंग है, वो धीरे धीरे टोबैको एब्जॉर्ब करता है और सालों पर धीरे धीरे वो एपिथेलियम कैंसरस होने लगता है। प्री कैंसरस होता है, फिर कैंसरस हो जाता है और फिर कैंसराइजेशन बोलते हैं। जहां जहां टोबैको ने टच किया वो पूरा जगह कैंसर में तब्दील हो सकता है। मुंह का भी निकलने वाली जो खाने वाली नली है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वो भी, गैस्ट्रिक का भी कैंसर। टोबैको से कोई ऑर्गन एग्जेम्प्ट नहीं है, छूटा नहीं है। तो ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज्यादा टोबैको एक्सपोजर ओरल कैविटी में होता है और इसके ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स में होता है। और ज्यादा करके फिर लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते, गांठ बड़ी हो जाती है, लिम्फ नोड्स में फैल जाती है, नेक में फैल जाती है, कभी कभी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाती है और तब जाकर के पेशेंट अपने लिए मेडिकल अटेंशन सीख करता है। इसीलिए कई बार जब वो कट के निकल नहीं सकती, फैल गई होती है कैंसर, तो इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेथ होता है इस कैंसर से। वो उसका कारण यही है कि हम इतने लोकली एडवांस्ड या एडवांस स्टेज में कैंसर को पाते हैं, जबकि ये कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। डेटा आईसीएमआर से आ रही है और इस डेटा की पुष्टि भी की जा रही है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा इशू है रजिस्ट्री का, क्योंकि हम अपने केसेस एडिक्वेटली रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो इस डेटा की पुष्टि की जा रही है, लेकिन इससे एक मैसेज है। मैसेज ये है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट किलर्स है हमारे कंट्री का और इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अवेयरनेस के साथ ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हद तक इससे जो मॉर्टैलिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे जो डेथ है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मैडम आपने कहा कि 2 मिनट खड़े रह के माइक के सामने आप एग्जाम से इसे एक भी होता है कि मुझे कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ हुआ है। अगर मेरे मुंह में भी छाले आते तो मैं वो जाकर देखूंगा कि यार किधर काट आती है, किधर कहाँ है। तो बार बार एग्जाम से बिना फीस तो उसको शहरा नहीं। इसके लिए क्या है, एक फोबिया भी होता है ना कि मुझे कुछ हुआ है, इसके लिए जी बिल्कुल। सो
मैं दूसरे टीम से हूँ, मैं फोबिया को वेलकम करती हूँ। मेरा कहना है कि जो पैरानॉइड है वही जिंदा रहेगा। तो अगर आप डरते हैं और डर के बार बार जाते हैं डॉक्टर को, तो वो अच्छी बात है। कुछ लोग डरते हैं और डर के कैंसर शब्द को टेबल के नीचे डाल देते हैं, टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं। आपके नेबरहुड में किसी को अगर कैंसर हुआ है तो उसके घर भी जाते हैं, उसको सोचते हैं छूत की बीमारी है, उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल जानना नहीं चाहते। वो डर ज्यादा भयानक है, ना कि वो जिसमें कोई डरा हुआ है और सोच रहा है कि अगर मेरे को हो गया तो जाओ बार बार डॉक्टर को दिखाओ। तो एक जगह में वो डर फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा डर है जिसमें डर ये है कि अगर हो गया तो इसलिए हम उसके बारे में सुनेंगे ही नहीं, उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, वो डर गलत। तो पैरानॉइड होना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हैं कि मुझे हो जाएगा और उसके लिए डरे रहते हैं, तो आप 4 बार कम से कम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, आप 4 बार अपने मुंह में एग्जामिन करके देखते हैं। ऐसे बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल पागलपन की हद तक पैरानॉइड होते हैं और बहुत ज्यादा उसको हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। वो तो पेशेंट्स होते हैं, उनको हम दूसरी तरह से डील करते हैं। लेकिन आमतौर पे आज आम आदमी तो जा ही नहीं है। हमारे देश में तो दूसरा प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग 0 है, कोई अवेयरनेस नहीं है। मुंह में क्या से क्या हो करके अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग लेमन के साइज का ट्यूमर हो जा रहे हैं, तब कहीं पहुंच रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम और है, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग को रेवोल्यूशनाइज करना है, लोगों को आगाह करना है, जगाना है, ग्रास रूट्स लेवल पे इस तरह का कैंपेन जारी रखना है। इसीलिए मैं आई हूँ आज आप लोगों से बात करने। डॉक्टर, जब आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में कोई कैंसर है ये टेस्ट करने के बाद, तो उसको एक और डर भी सताता है कि मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल हो सकता है मुझे बेकार में बोले कि ये करो वो करो वो करो, और उसके बाद में मेरे आईसीयू में डाल देंगे और फिर बहुत ज्यादा पैसा लेंगे मेरे से। ये एक डर है कि रॉन्ग डायग्नोसिस करके मेरे से स्टार्ट करेंगे पैसे। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बहुत टफ टाइम है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि हो रहा है और इसीलिए समाज में इस तरह की बात बनी हुई है। मेरा इसका यही डिफेंस है कि डरना नहीं, बहुत हिम्मत का काम है, डरना नहीं है, और जल्दी यू हैव टू वर्क वेरी फास्ट। एंड सा रूल है, आप 3 जगह दिखाइए, पैसे उसके लिए भी आपको लगेंगे, लेकिन आप 3 जगह दिखाइए ताकि आपको एक कंसेंसस मिले। और अगर 3 अच्छे डॉक्टर से आपको यही समझ में आ रहा है, बार बार आपको यही बोला जा रहा है, तब ये डिनायल में रहना गलत होगा, क्योंकि अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसे बहका रहे हैं और मेरे पे पैसे कमा रहे हैं। ये जो पैरानोया होता है, ये जो डर होता है मन में, इसको एक जगह पर डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैंसर बढ़ जाएगा। और जो अर्ली स्टेज कैंसर था जिसमें इतना थोड़ा सा मुंह कटेगा और आईसीयू जाने की जरूरत नहीं होगी, वो बड़ा कैंसर हो जाएगा, उसमें फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब आईसीयू जाने की जरूरत होगी। अगर आदमी को डॉक्टर के पास जाते हैं और नहीं जाते हैं, जैसे आप अभी हमने डिस्कस किया डिनायल को, तो अगर नहीं जाते हैं और वो कैंसर बढ़ जाती है, तो उससे आदमी को क्या तकलीफ होती है, कितना उसको टॉर्चर होता है कि जब के वो मतलब जी, क्या सीरियस हो जाता है? बिल्कुल। अगर मुंह का कैंसर छोटा सा हो, समझिए किसी के जीभ में कैंसर है, छोटा सा है, तो वो जीभ का एक पोर्शन ही कटेगा। या अगर गाल की अंदर की तरफ बकल म्यूकोजा जिसको बोलते हैं, उसमें कैंसर है तो छोटा सा कटेगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, एस्थेटिकली जो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। अगर वो अल्सर या वो गांठ बड़ी हो जाती है तो बड़ा चंक काटना पड़ता है, उससे जीभ के मूवमेंट में तकलीफ आ सकती है, गाल के का शेप खराब हो सकता है, फेस पे स्कार आ सकता है, नेक पे स्कार आ सकता है, डिफॉर्म फेस हो सकता है, एस्थेटिकली चैलेंज हो सकता है, कोई स्वॉलोइंग में, स्पीच में डिफिकल्टी आ सकती है। तो हमेशा हर तरह के कैंसर में ये रूल है, और ओरल कैविटी के कैंसर में तो ये बिल्कुल ही रूल है, क्योंकि खाना और बोलना हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है।
हम जो हैं उसका इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे खाते हैं, खाना हमारा एक सोशल एक्टिविटी है। तो इसके लिए अगर अर्ली डायग्नोसिस होगी तो वो फंक्शंस इम्पैक्ट नहीं होंगे, निगलने की जो विधि है, बोलने की जो विधि है वो इम्पैक्ट नहीं होगी, और इंसान अपना जनरल लाइफ लीड कर पाएगा सही तरीके से। वही कैंसर अगर बड़ा हो जाता है तो डिफॉर्मिटी आ जाती है, चेहरा कुछ और लगने लगता है, और बहुत सारे जो इंटीग्रल फंक्शंस हैं हमारे आज दिन भर के, बोलने और निकलने की, वो सब में फर्क आता है। ये जो एडिक्शन हो चुकी है लोगों को गुटखा की, सिगरेट की, टबैको की, वो एडिक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आदमी को जब पता भी होता है कि मुझे ये कैंसर हो गया है या हो सकता है या हो चुका है, उसके बाद भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे, किस तरीके से ये एडिक्शन छूट जाए? तो इस एडिक्शन के लिए को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे ऐसे जारी हैं जिसमें कि डी एडिक्शन को प्रोपोगेट किया जा रहा है, उसमें मदद किया जा रहा है। स्पेशली जो लोग गुटखा के फॉर्म में निकोटीन ले रहे हैं, उसमें निकोटीन के पैचेस हैं, निकोटीन का गम है जो कि इतना अफेक्ट नहीं करेगा ओरल ग्लूकोजा को। तो बहुत सारे मेजर्स आज लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कंट्री के लिए कम है। तो हमारे जैसे लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं इसमें आवाज उठाने की और लोगों को साथ लाने की, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए फंडिंग आए। फंडिंग गवर्नमेंट से भी आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर से भी CSR एक्टिविटी के तरफ से आ सकती है। लेकिन जो कंज्यूमर है, जो गुटखा खा रहा है, उसको सबसे पहले क्या जरूरी है, अवेयर होना, कि मैं जाऊं मदद मांगने। तो हम ऐसा एक हमारे हॉस्पिटल में भी हम ऐसा आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं। वहां जब मैं खुद बैठ के बात करती हूँ जो गुटखा का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन पेशेंट से जब मैं खुद बात करती हूँ, आधे टाइम उनको पता नहीं होता कि ऐसा कुछ, आधे टाइम क्या मतलब जितने कॉन्वर्सेशंस मेरे हुए 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं है। और ये आउटरीच प्रोग्राम में these are underprivileged, mostly people who can't buy an insurance and cannot buy their own health care। ऐसे पेशेंट से जब बात हो रही है तो 90% लोगों को पता नहीं है कि जाना है कहीं जहाँ पे भी आपका डी एडिक्शन भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन मेरा ये है कि अवेयरनेस इसकी, ये गलत है और इसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं और ये क्या क्या करेगा, और इसलिए मुंह में अपना एग्जामिन करें। ये सब एक कंटिन्यूम है जो कि समझाने की जरूरत है। आजकल जेनजी भी, जितनी जेनजी लोग हैं सब सिगरेट सब जी उसके लिए कितना हाँ। सब पे लिखा हुआ था बिल्कुल ये जस्ट टू हेल्थ है, इसके बावजूद भी जी। सब खा रहे थे जब गुटखा पेट। सो कहीं पे ये ग्लैमराइज भी हो रहा है और ये बहुत दुखद बात है, क्या करें। लेकिन ये आज मीडिया के थ्रू ग्लैमराइज हो रहा है। आप मैं मीडिया बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हैं कौन सी मीडिया। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग यहाँ इनका ऐड करते हैं मैम। तो गुटखा का भी ऐड होता है, सिगरेट का ऐड होता है, मूवीज में कंटिन्यूअसली चेन स्मोकिंग दिखाया जाता है। इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड एज बीइंग स्टाइलिश टू बी स्मोकिंग। तो आज विमेन में इतना स्मोकिंग बढ़ा हुआ है। These things are to be condemned because मैं जब इस साइड बैठती हूँ टेबल पे तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि जिस कार्सिनोजन जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है, जिस कार्सिनोजन से बचा जा सकता है और जो डायरेक्टली 80% ऑफ डिजीज को कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, स्पेशली इन एडुकेटेड यंगस्टर्स। तो वो बहुत ही सैड है और मेरे को उसमें भी वहीं पे गलती लगती है कि हम आज इसके खिलाफ इनफ आवाज नहीं उठा रहे। तो आप सभी लोग यहाँ पे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू बी
क्योंकि ये मैसेज को आप एम्पलीफाई करने में मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैंसर के अवेयरनेस की मैसेज जाने की जरूरत है। बिकॉज ये जब तक ग्रास रूट लेवल से नहीं आएगा, ये बच्चों से नहीं आएगा। हम आज इस तरह का मैसेज जो है अडल्ट को प्रोपगेट करते हैं, बट मुझे इस चीज से बहुत आशा है कि अगर ये हम मूव कर सकें अर्ली साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बच्चे भी खाते गुटखा। बच्चे भी खाते हैं गुटखा। सो अगर हम ये इम्पैक्ट स्कूल्स में लाएं और वहां से ये बात बने, ताकि एक आदत जो बनती है वो अर्ली एजेस में ना बन जाए गुटखा की, स्मोकिंग की, वहां से ही हम इस बैटल को देखिए। जो चीजें बुरी हैं उनका प्रेजेंस हमेशा रहता ही है। अच्छाई और बुराई दोनों का प्रेजेंस हमेशा समाज में रहता है, कम्युनिटी में रहता है। लेकिन अच्छाई का बुराई से लड़ना ही नीति है, ठीक है। सो वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस वाइस फ्रॉम चाइल्डहुड। एक बच्चे को बताने के लिए सेव करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, ये जंग तो स्कूल से जारी होनी चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी काम कर रही हूँ कुछ थर्ड पार्टीज के साथ, जहाँ पे कि हम स्कूल्स में जाएंगे अवेयरनेस के लिए, और पान गुटखा सिगरेट छोड़ो ये बात करने के लिए हम मिडिल स्कूल में बात करने के लिए जाएंगे समाज से। और मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, जहाँ पे कि यंगस्टर्स को एड्रेस करने के। अभी रिसेंटली मैंने 2000 स्टूडेंट्स के सामने बात करी, उनको बताया ना सिर्फ ओरल कैविटी, पान गुटखा सिगरेट इनसे क्या क्या रिस्क है, बल्कि गर्ल्स में HPV से क्या रिस्क है, और सर्विक्स कैंसर की वैक्सीनेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने आज अलाउ किया है, जाके आप वैक्सीनेशन दे सकते हैं 9 साल से ऊपर की गर्ल्स को, और बॉयज भी वैक्सीनेट होने चाहिए। तो ये सब बातें बचपन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कैसे सही से जीना है, किस चीज से बचना है, कौन सा एडिक्शन बुरा है। और ये मैसेज आज अडल्टहुड में जाना नहीं है, ये एडिक्शन होने के पहले ही जाना है मैसेज। और यहीं पे फैमिलीज के अवेयरनेस, बच्चों के अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बट ऑफ कोर्स जो लोग ऑलरेडी इससे ग्रसित हैं, एक पैरेलल सबसे बड़ा बैटल वहां है। जो लोग ऑलरेडी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो कैसे छोड़ेंगे, डी एडिक्शन के लिए कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। वो जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, उनका हम स्क्रीनिंग कैसे करें, उनको हम कैसे अवेयर कराएं, उनकी फायर फाइटिंग तो आज जरूरत है। वी नीड देम टू बी फायर फाइटिंग टुडे, इसकी अर्जेंट नीड है। और आई थिंक इस चीज को जितना एम्पलीफाई किया जाए, स्पेशली मुझे बताया जाता है जब मैं इस चीज को स्टडी करती हूँ कि जो ड्राइवर्स हैं जो रात भर काम करते हैं वो बहुत सारा तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनके बीच में जा करके होना चाहिए कैंप्स। ऐसे हाई रिस्क एरियाज पहले हमें पकड़ना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे हाई रिस्क है, और उन जगह में शिविर लगाना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का। जनरेशन ज्यादा करके दूसरे के रिफॉर्म में ज्यादा जाता है, जैसे पेस्ट्री लाइफ की जो कॉलेज में जाके बोलती हूँ, IIT में बोली, मैं ठाकुर कॉलेज में भी जाके बोली, मैं समाज में बहुत सारे समाजों में जाके बोलती हूँ। पर्सनल लेवल पे बहुत सारा काम चालू है, लेकिन आई थिंक आज कहीं पे बहुत जरूरी है हम सोसाइटी में जागरूकता फैलाएं, और हमारे जैसे लोग जो एक समाज में जाके बोल रहे हैं, एक हॉल में जाके बोल रहे हैं, उस आवाज को कैसे एम्पलीफाई किया जाए। क्योंकि देखिए जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट का सवाल बहुत सारा इंडस्ट्री से लिंक है, तो फंडिंग इंडस्ट्री से भी आ जाती है क्योंकि उनको दवा बेचना है, तो फंडिंग इंडस्ट्री से भी आती है। लेकिन जो स्क्रीनिंग है और अवेयरनेस है उसकी फंडिंग के लिए बहुत मुश्किल है। स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के लिए फंडिंग जो आती है वो बहुत कम आती है। अभी जैसे एक मैं
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ पे कि हमारा काम होगा कि हम ट्रेन द ट्रेनर, हम ऐसे लोगों को 50 लोगों को ला करके ट्रेन करेंगे जिनको फिर हम पोजीशन करेंगे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जहाँ वो जाकर कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है, बट मैं मेरे पर्सनल लेवल पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोग मेरे पास आए और हम कोशिश करते हैं एक ऐसा प्लान बनाने की जिसमें हम ट्रेन द ट्रेनर करें। तो 50 लोग ट्रेन होंगे कि कैसे हमें जाना है, तो रिपल इफेक्ट होता है। लेकिन आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की। मैंने हमेशा ये कहा है, लेट अस रेवोल्यूशनाइज स्क्रीनिंग, रेवोल्यूशन लाना है ना। तो एक रेवोल्यूशन लाना है जिसमें हम सबको खड़े होकर बोलना है, अच्छा आपने स्क्रीन किया, आपने किया, इस साल के लिए पूछ रही हूँ सर आपसे, किया? देखिए इस रूम में कितने लोगों ने स्क्रीन किया? खाते नहीं भी खाते हैं तो भी, और सब भी तो कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। कितने को पता है कि कैंसर की स्क्रीनिंग होती है? हाथ उठाइए, एक हाथ भी ऊपर का है। 2000 लोगों के भीड़ में बोली, 4 हाथ ऊपर गए, समझ रहे? तो सबसे पहले लोगों को ये नहीं पता है कि कैंसर की स्क्रीनिंग होती है सालाना, हर कैंसर की नहीं हो सकती, 4 से 5 कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। तो आप खाते हो नहीं खाते हो कैंसर की स्क्रीनिंग, क्या क्या कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, किस किस कैंसर से बचा जा सकता है, ये आज हमारे समाज में हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और आगे बढ़ करके एज टॉर्च बेयरर्स बोलना चाहिए, मैं पता करूंगा, मैं पता करूंगी कि किस चीज से कैंसर हो सकता है, कैसे कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। और अगर हम इसका इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े समय में हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा और कम से कम हम आगाह रहेंगे। जैसे हम कोविड से बचे, हम आज सारे लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम खराब कोविड से बचे, नहीं तो we would have perished, like a large portion of our civilization perished from COVID. वैसे ही a large portion of our civilization perished from cancer. बचना है तो आगाह होना होगा। एज कम्युनिटी, एज सोसाइटी हमें आगाह होना होगा और कैंसर के अगेंस्ट एकजुट होकर रेवोल्यूशन लाना होगा। और ये एक छोटी सी झांकी है उस रेवोल्यूशन की कि हमें साथ में मिलकर के ये ओरल कैविटी जो प्रिवेंटेबल है, हाईली प्रिवेंटेबल है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, इसका हमें सब लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना होगा।